तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो आज की साथियों दोनों शिफ्ट हुई है, उन दोनों शिफ्ट का साथियों निचोड़ देखेंगे। हम आखिर ये देखेंगे साथियों कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से वो सवाल थे जो पूछे गए, और वो साथियों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप साथियों चाहते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में आप सारे सवाल करके आए अब आपकी जो परीक्षा हो, और मैं कहूंगा साथियों उन लोगों से, खास तौर से कहूंगा जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है साथियों और वो अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखकर चले जाइएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे सवाल मैं भी कर सकता हूं। चलिए तो साथियों सबसे पहले हम लोग रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद मैथ देखेंगे, उसके बाद पूरी जीएस को देखेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो पहला सवाल देखिए, कह रहे हैं साथियों एक इस टाइप का पूछा गया था कि यहाँ पर जो खाली जगह इसमें कैसी आएगी। देखिए यहाँ पर एक गोला आएगा छोटा सा, लेकिन ये बड़ा सा बना हुआ है, यहाँ पर स्पेस भी है गोले के चारों तरफ देखिए, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेस नहीं, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अगर बात करते हैं साथियों हम लोग किसकी बात करें, देखिए ये लग रहा है, ये लग रहा है। अब आपको मुझे यहाँ पर साथियों बताने कौन सा लग रहा है। देखिए अगर बात करते हैं ये थोड़ा सा गोला अलग टाइप का है, यानी कि ये गोला कुछ ऐसे है, आपको हो सकता है शायद दिखना हो रहा है, ये कुछ ऐसे करके साथियों गोला है। तो मैं कहूंगा ऐसा गोला जैसे यहाँ पर बना हुआ, यहाँ पर बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 5741 को कैलकुलेट करके, मैं यहाँ पर बना दूं साथियों आपके लिए, क्या कहा गया है 5741 को कैलकुलेट करके यहाँ पर 39 बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि उसी प्रकार 63 और 84 को कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या बनाया जाएगा। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो मेरा मानना है कि आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। देखिए मुझे अगर ऐसा बात करें साथियों, ये 57 की 5 7 की गुणा करा दे तो 5 7 35 होता है, और 4 और 1 की गुणा करा दे तो साथियों 4 एकम 4 होता है। आप क्या करेंगे साथियों, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 39 आ जाएगा, और 39 आपका कहां पर है, ये है। उसी प्रकार साथियों 6 3 18 होता है, 4 8 साथियों 32 होते हैं। इनको अगर आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 50 आ जाएगा। 50 आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 50 लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि एक निश्चित कोड में ब्रेड को 2 के रूप में लिखा जाता है, ट्यूसडे को 3 के रूप में लिखा जाता है, तो सॉल्टिट्यूड को साथियों किस रूप में लिखा जा सकता है, फटाफट बताइए। उससे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में अपने एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आपकी तैयारी साथियों थोड़ी सी कम है, तो मेरा मानना है कि जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं इनको एक बार जरूर परीक्षा से पहले पढ़िएगा। देखिए साथियों इसमें पहली आपको जो पीडीएफ दी जाएगी वो 10 मॉडल पेपर की दी जाएगी। जैसा आपका पेपर पूछा जा रहा है ना, वैसे आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। इस हर एक मॉडल पेपर में जीके होगी, उसके नीचे उसका आंसर होगा, रीजनिंग होगी, रीजनिंग के क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन होगा, मैथ्स होगी, मैथ्स के नीचे उसका सॉल्यूशन होगा। और उसके अलावा साथियों देखिए कुछ क्वेश्चंस ये देखे गए हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में एमपी पुलिस के पिछले सालों के क्वेश्चन भी साथियों आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज भी आपको दी जा रही है, पुराने पेपर के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस देख लोगे तो जो क्वेश्चन एग्जामिनर पीवाईक्यू से रख रहा है वो भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। और एक पीडीएफ आपको दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, इसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आपको साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, वहां से पेमेंट करके ये सारी पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएगी। तो इसको अपनी परीक्षा से पहले साथियों एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जितना कर सकते कर लीजिएगा, आपका पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते इस सवाल की तरफ कि आखिर ब्रेड को 2 लिखा कैसे गया गया और ट्यूसडे को 3 कैसे लिखा गया। देखिए आपको यहाँ पर वॉवेल कितने दिख रहे हैं, देखिए 1 और 2, 2 वॉवेल दिख रहे हैं तो 2 नंबर लिखा है। यहाँ पर 1 2 और 3 यानी कि 3 वॉवेल दिख रहे हैं तो 3 नंबर लिखा है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 यानी कि 4 नंबर, 4 वॉवेल है तो 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो अलग वाला बताइए। मीठा, खट्टा, कड़वा, विशिष्ट स्वाद, कहीं ना कहीं ये तीनों एक ग्रुप के शब्द हैं और ये एक अलग शब्द हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए साथियों गुलदस्ते का संबंध फूल दस्ते से है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जैसे फूल को गुलदस्ते में रखा जाता है तो क्या ईंटों को सड़कों पे रखा जाता है, जरूरी नहीं। घास को पेड़ पे रखा जाता है, पुस्तकों को आवरण में रखा जाता है, न्यायाधीश न्यायपीठ में, बिल्कुल जैसे फूल गुलदस्ते में होते हैं ऐसे जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायपीठ में जाकर साथियों बैठते हैं, यानी कि अदालत में बैठते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो इस सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पर 2 से 32 बनाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है 3 से यहाँ पर कौन सा नंबर
बन सकता है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम जो 2 की घात 5 होती है ना, ये होती है साथियों 32। अगर हम 3 की घात 5 करें, सॉरी 3 की घात 5 करें, इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27 और 3 3, यानी कि 27 की गुणा आपको साथियों 9 से करानी है। तो सातवीं में कितना हो जाएगा, 9 सत्ते आपका 63 हो जाएगा, 6 लग गया, 9 दूना 18, 18 आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 243 आपका जवाब होगा। तो 2 की घात 5 32, 3 की घात 5 साथियों 243 आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि सभी सीपीयू मॉनिटर है। तो साथियों सभी ये सीपीयू हो गए, है ना, ये क्या हो गए साथियों, सीपीयू हो गए, सभी सीपीयू मॉनिटर है, ठीक है। कुछ यूपीएस, क्या लिखा हुआ है, अच्छा कुछ यूपीएस मॉनिटर है। अच्छा मान लीजिए इतने मॉनिटर क्या हो गए साथियों, यूपीएस हो गए, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। कुछ सीपीयू यूपीएस है, कुछ सीपीयू यूपीएस नहीं साथियों, सीपीयू ये है यूपीएस ये है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ यूपीएस सीपीयू ये भी साथियों नहीं होगा, यानी कि दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए एक सेकंड, इसको देखिए साथियों, कह रहे कि 756 उसके नीचे है 534, यानी कि इन दोनों को कैलकुलेट करके आपका 666 साथियों यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार 879 और 722 से यहाँ पर साथियों कैलकुलेट करके कौन सा नंबर आएगा मुझे बताइए। देखिए एक काम साथियों हम ये करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप क्या, देखिए ये 666 है, यानी कि 6 है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको घटाते हैं तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, तो कुछ इसका और इसका आपको रिलेशन नहीं नजर आ रहा है, यानी कि ये इसका 3 गुना है, तो ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा यहाँ पर भी लफड़ा हो। देखिए 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 7 तो 1 बचेगा, तो 157 जैसे इसकी गुणा 3 से कराने पर ये आया है, तो मेरे ख्याल से इसकी भी गुणा 3 से कराइए। फिर देखिए 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 16 17 हो जाएगा, 3 का 3 और 1 4 हो जाएगा, 471 कहीं लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल है, कह रहे कि 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह से साथियों समान है और इसमें से एक अलग होगा, बस वही अलग वाला साथियों आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 4 शब्द दिए गए हैं, डेसिबल, डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर, मिलीमीटर। देखिए अगर बात करते हैं डेसीमीटर की तो ये दूरी मापता है, किलोमीटर भी दूरी मापी जाती है, मिलीमीटर से भी कहीं ना कहीं दूरी मापी जाती है, ठीक है ना, मतलब दूरी मापने की ये तीनों इकाइयां हैं। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों एमीटर की, तो ये दूरी मापने की इकाई साथियों नहीं है, ये विद्युत धारा मापती है, तो सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, कहने के 7 बच्चे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, एक पंक्ति में खड़े, एक पंक्ति बना लिया, 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों यहाँ पर 7 लोग हो गए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि डी के बाएं जी है, तो मान लीजिए साथियों डी अगर हम यहां पर बनाए तो डी का बायां क्या होगा, डी के बाएं जी है, ठीक है, डी के बाएं जी है और बी के दाएं है, यानी कि जी जो है ना, जी ये जी जो है ना ये डी के तो बाएं है लेकिन बी के दाएं है, इतना हो गया। कह रहे कि ए जो है ना, ए ये सी के दाएं है, ए जो है सी के दाएं है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है, अच्छा डी ये है तो ए यहां पर होगा, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। उसके बाद कह रहे कि सी के दाएं ए है, यानी कि सी यहां पर होगा, सी के दाएं ए है, कह रहे कि जी के दाएं से दूसरे स्थान पर एफ है, तो जी कहां पर, इधर यहां पर है। अब देखिए यहां पर एक दिक्कत ये हो गई है, क्या, फिर से एक बार पढ़िए इसको जरा, क्योंकि यहां पर कहा गया है जी के दाएं से दूसरे स्थान पर एफ है, तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर तो एफ नहीं है, सी है। एक काम ये करिए, डी के बाएं और क्या है साथियों, डी के, एक काम अगर ये सी और ए आगे बढ़ सकता है तो हमारा हल हो जाएगा चीजें। डी के बाएं है ना, डी के बाएं जी है और बी के दाएं है जी, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि ए सी के दाएं है, अच्छा, और ए डी के बीच में, अच्छा यहाँ पर ये भी कह रहे ए और डी के बीच में एक बच्चा है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है, और कह रहे कि ए यहाँ पर एक चीज कही गई थी, एक सेकेंड, हाँ ये सी के दाएं ए है, सी के दाएं ए है, ये भी हो रहा है, सी के दाएं ए है ना, तो दिक्कत यहाँ पर हो रही है साथियों, डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, तो डी और एफ की अगर बात करें तो इसमें कुछ दिक्कत है साथियों, इस सवाल में जरूर कुछ मिसिंग है, इसलिए साथियों क्या इस सवाल को हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है ना।
चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पर जानकारी अधूरी लिखी हुई है, या तो फिर ये लाइन गलत है, इसमें से कोई लाइन गलत है या तो बन रही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ना ए के दाएं, मतलब सी के दाएं ए है तो सी के दाएं ए हो गया। अच्छा यहाँ पर फिर ये वाली लाइन भी दे रहे हैं, तो इसलिए साथियों कंफ्यूजन हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए, यानी कि 12 से 26 हुआ है, 26 से 54 हुआ है, क्या साथियों 12 से 26 हुआ है, 26 से 54 हुआ है, और 54 से 110 हुआ है, और उसके बाद साथियों 222 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर 12 से 26 हम ऐसे बना सकते हैं, अगर 2 से गुणा कराए तो 12 दूना 24 हो गया, और 2 जोड़ दें। 26 से 54 की अगर बात करें, इसमें फिर से 2 से गुणा कराएंगे तो 52 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे 54 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसकी गुणा साथियों कराएंगे 108 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे 110 हो जाएगा, यानी कि इसकी भी हमें गुणा 2 से कराना पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा 4 4 4, 2 जोड़ेंगे साथियों 446 आ जाएगा। क्या 446 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाएं ओर से 30वें स्थान पर है, ठीक है, मनीष दाएं ओर से, यानी कि इधर से जो मनीष का क्रम की अगर बात करें, इधर से मनीष का क्रम जो है ना वो 30वें स्थान का है, ऐसे करके ये आ रहा है। उसके बाद कहने का, और कविता बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अगर कविता की अगर बात करते साथियों, तो कविता की अगर बात करें ये साथियों 20वें स्थान पर है, ठीक है। कहने के जब वो अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी कि कविता यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर, और मनीष जो है ना वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो मनीष कहेंगे तो मनीष दाएं से 35वां हो जाते हैं, यानी कि मनीष जब यहाँ से यहाँ आ जाता है मनीष, तो ये दाएं से कौन सा इसका क्रम हो जाता है, इसका क्रम जो हो जाता है वो 35वां हो जाता है, यानी कि अब ये यहाँ पर है। और उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी, है ना। पुरुष देखिए, अब अगर बात करें मनीष यहाँ पर है और इसके इधर को कितने लोग हैं, 19 लोग हैं, तभी तो इधर से अगर जोड़ेंगे तो 20वां हो पाएगा। तो 35 इधर हो गए, 19 उधर हो गए, तो 35 और 19 साथियों कितने लोग होते हैं, मैं कहूंगा साथियों कितने लोग होते हैं, 54 लोग होते हैं। तो कुल मिला के उस पंक्ति में कितने लोग हैं साथियों, 54 लोग हैं। 54 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी एक कार को, यानी कि अब 12 सवाल साथियों मिले, है ना, 12 सवाल मैंने आपको कराए रीजनिंग के। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग मैथ के देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर को देखेंगे। यानी कि ए और बी एक कार को, यानी कि ए जो है ना ये 8 दिन में करता है, बी की अगर बात करिए 16 दिन में करती है। यानी कि एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि दोनों नंबर से कटे, 16 ही ले लेते हैं, 8 दूना 16, 16 एकम 16। यानी यदि वे 3 दिनों तक इस कार को साथ में करते हैं तो कार का कितना भाग बचेगा। देखिए दोनों लोग, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में साथियों क्या एक काम कर रहा है, दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं। कहने के यदि वे 3 दिनों तक ये काम करते हैं तो 3 दिनों तक 3 या 9, यानी कि 9 काम कर पाएंगे। अच्छा टोटल काम कितना है, टोटल काम ये 16 है। टोटल काम कितना है साथियों, टोटल काम आपका 16 है, ठीक है ना। टोटल काम आपका कितना है साथियों, 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब काम कितना बाकी है साथियों, है ना, अब काम कितना बाकी है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 9 काम हो चुका है, 16 काम टोटल है, तो मैं कहूंगा साथियों कितना, 7 काम बाकी है ना, 7 काम बाकी है, और 16 जो टोटल काम है वो नीचे आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों एक तरीके से कहीं ना कहीं तो ये आपका, या एक काम आप ये कर सकते हैं, एक काम आप क्या कर सकते हैं, देखिए 9 काम हो चुका है, ठीक है ना, तो 9 बटा ये आपका 16 हो गया। टोटल काम होता है 1, तो इसको 1 में से घटा लीजिए, 16 एकम 16 और 9 बटे 16 आ जाएगा। 16 में से साथियों 9 जाएगा तो 7 बटे 16 आ जाएगा। यानी कि काम का जो भाग, कितना भाग बचा है, मैं कहूंगा साथियों 7 बटे 16 भाग बचा है। 7 बटे 16 भाग कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 और 5 वर्षों में 420 हो जाती है, तो वो राशि क्या है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें ऐसे सवालों में क्या निकालना साथियों, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर हम लोग निकालें तो 420 में से 400 को घटाइए, 420 में से 400 को साथियों घटाइए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा साथियों, 20 रुपए निकलेगा, है ना, 20 रुपए निकलेगा। लेकिन अगर हम यही 4 वर्ष की बात करें, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 से गुणा करा लीजिए, यानी कि 80 हो जाएगा। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया साथियों, 80 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब 4 वर्ष की राशियां यहां पर अगर बात करें कितनी दे रखी थी, 400 दे रखी थी। तो अगर बात करिए, है ना, यहां पर अगर बात करें साथियों इसमें क्या है, इसमें 4 वर्ष का ब्याज भी ऐड है,
तो अगर आप इसमें से मिश्रधन, जो कि ये मिश्रधन है, इसमें से साथियों ब्याज घटा देंगे, यानी कि मिश्रधन में से अगर साथियों ब्याज आप घटा देते हैं तो आपका क्या निकल आता है, मूलधन निकल आता है, यानी कि आपकी राशि निकल आती है। तो 400 में से 80 घटाएंगे 320 बचेगा, यानी कि ये आपकी 320 क्या हो जाएगी, यही तो आपकी राशि हो जाएगी, और जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले में है। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पर देखना है और बताना है। कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें 15 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए, यानी कि उसने टोटल कुल मिला के रन कितने बनाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है कि उसने बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कुल रन कितने बनाए, अगर बात करते हैं साथियों, उसने कुल रन जो बनाए हैं वो 120 बनाए हैं। अच्छा, उसने 15 चौके मारे हैं। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर 15 चौके मारे हैं, चौक जो होता है, चौका 4 रन का होता है, तो 15 चौक 60, यानी कि 60 रन जो उसने बनाए हैं वो चौके के रूप में बनाए हैं। लेकिन उसने 2 छक्के भी मारे हैं, है ना, 2 छक्के मारे, और छक्का 6 नंबर का होता है, यानी कि 12 रन जो उसने लिए हैं वो सातों छक्के के रूप में लिए हैं। तो कुल मिला के 60 और 12 कितने हो गए, मैं कहूंगा 72 रन हो गए। 72 रन सातों यहाँ पर आपके हो चुके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर साथियों 2 चीजें, एक तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, एक आपके कुल रन है और एक होते हैं साथियों उसने दौड़कर रन बनाए। देखिए एक होते हैं उसने चौके छक्के मारे, तो उसमें वो नहीं दौड़ा, बिना दौड़े उसने रन बना लिए, उसको मिल गए। एक होते उसने दौड़कर रन बनाए, तो कुल रन साथियों कितने हैं, कुल रन आपके 120 है, लेकिन उसने चौके छक्के जो मारे वो 72 रनों के मारे। तो आपको अगर 120 में से 72 आप घटा दोगे, आपको पता चल जाएगा उसने दौड़कर कितने रन बनाए हैं। तो 120 में से 72 घटाइए तो 48 आएगा, यानी कि 48 रन ऐसे हैं जो कि उसने दौड़कर बनाए हैं। लेकिन विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए, इसको प्रतिशत में बदलने को बोल रहे, तो 100 से गुणा कराइए, नीचे कुल रन लिख दीजिए, 120 आ जाएगा। 20 पंजे और 20 छंग, ठीक है ना, 6 छंग 36, 6 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि 40% रन उसने दौड़कर बनाए हैं। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि सबसे पहले 8 गुणा 3 है भाग 6 है प्लस 7 माइनस 4 गुणा 2 भाग 4 प्लस 8 माइनस 10, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 8 गुणा, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 3 कम 3 3 दूना 6, 1/2 हो गया, प्लस आपका 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा साथियों, 4 गुणा, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, है ना, प्लस आपका 8 माइनस यहाँ पर 10 हो गया। इसको आपको कैलकुलेट करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए 2 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 4 पूरा आ गया है। 2 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अब आपका इधर साथियों 8 माइनस 10 आ चुका है, इन सबको जोड़ दीजिए, 4 5 9 हो जाएगा, और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से साथियों 10 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, और 7 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो बहुत तेजी के साथ साथियों सवालों को आप लोग करा करिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि 52 मीटर लंबे और 47 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 220 वस्तुएं डाली गई हैं। यदि एक वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का औसत विस्थापन 4.5 मीटर क्यूब है, तो टैंक के जल स्तर में लगभग कितनी वृद्धि होगी। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो टैंक की बात की गई है ना, तो यहां पर साथियों टैंक का आयतन जो है ना वो किसके बराबर है, वो वस्तु जो विस्थापित पानी है ना उसके आयतन के बराबर है। यानी कि मैं लिख के समझा देता हूं आपको साथियों, वस्तु, एक सेकंड वस्तु द्वारा विस्थापित, है ना, वस्तु द्वारा विस्थापित पानी के आयतन के बराबर, वस्तु द्वारा विस्थापित पानी के आयतन के बराबर है क्या साथियों, टैंक का आयतन। समझ गए। तो टैंक की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी देना चाहिए, टैंक का आयतन तो यही होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, कितनी वृद्धि होगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे ऊंचाई ही पूछी जा रही है। क्या, कितनी वृद्धि होगी, यानी कि ऊंचाई पूछी जा रही है। तो टैंक का आयतन क्या हो जाएगा साथियों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई आपको 52 दे रखी है,
चौड़ाई आपको 47 दे रखी है, ऊंचाई हमें साथियों क्या करना है, ऊंचाई की अगर बात करें हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ये क्या होगा, तो कितना है साथियों 220 वस्तुएं डाली गई हैं, 220 गुणा आपका 4.5, तो 4.5 यहाँ पर आ जाएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है और सिंपल से आपको यहाँ से ऊंचाई निकाल देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको साथियों आप क्या करा लीजिए, इसको गुणा करा लीजिए साथियों, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं ऊंचाई आपकी ये है, ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या है, ऊंचाई बराबर है साथियों 220 गुणा 4.5 और बटे में क्या आ जाएगा साथियों 52 गुणा 47 आ जाएगा। अब इसको साथियों कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बस यहीं तक है, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों, इसको हम छोटा करें जितना हो सकता है, 2 से कट करिए, 2 दूना 4 और 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे साथियों 110 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से 2 से कट करें साथियों 13 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 आ जाएगा। अब आपके सामने क्या आ गया है साथियों 55 गुणा 4.5 और साथियों 13 गुणा 47 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए एक काम साथियों कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पर एक 0 आप बढ़ा सकते हैं और अगर यहाँ पर बात करते हैं साथियों, इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, एक बार देखिए साथियों 55 गुणा 45 कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 2475 आ जाएगा। और नीचे की अगर बात करें साथियों 470 गुणा 13 से अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6110 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि ये इतनी बात साथियों बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको साथियों हम लोग किससे कट करें, 5 से कट करें तो 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 चौक आपका क्या हो गया साथियों 20 हो गया, 4 जाएगा, 5 टीम आपका साथियों 45 हो जाएगा, 5 टीम आपका 45 हो जाएगा। बचेगा क्या साथियों 2, 5 पंजे 25 हो जाएगा। नीचे का क्या रहेगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 ये रहेगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अगर साथियों कट करें ना हम लोग, है ना, अब थोड़ी सी साथियों जगह चाहिए इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, है ना, पूरी तरीके से पूरा छुप जाएगा। चलिए अब उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें, अब आपके सामने क्या आ सकता है, देखिए अब आपके सामने क्या आ गई, ऊंचाई की अगर बात करते हैं यहाँ पर, ऊंचाई बराबर क्या आ गई 495 बटे 1222 यहाँ पर आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं साथियों, देखिए अब आप देखिए ये मीटर में आ रहा है, अब इसको सेंटीमीटर बदलना है, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करा देना पड़ेगी, ठीक है ना। इतनी करा देंगे, इतनी बात साथियों क्लियर होगी। अब इसको और थोड़ा छोटा कर लीजिए, जितना जितना कर सकते हैं, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इसको करेंगे साथियों 50 आ जाएगा। अब एक काम साथियों आप करिए, अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे साथियों कितना 50 गुणा 495, 50 गुणा 495 कितना हो जाएगा साथियों 24,750 हो जाएगा, बटे आपका 611 आ जाएगा। तो आप एक काम साथियों करिए, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है साथियों, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 40.5 है ये। देखिए अगर 600 को 24,000 से कट करेंगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा 6 चौक 24 और ये हजारों में है तो 0 भी आ जाएगा। तो आप देखिए साथियों 40 पॉइंट करके आंसर आएगा और 40 पॉइंट करके आंसर आपका कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। आप कैलकुलेटर के से भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो साथियों 40.5 करके कहीं ना कहीं कुछ आएगा। तो ये मुझे समझाने में साथियों आपको इतना समय लगा है, लेकिन जब आप इसको करोगे 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये 1 मिनट के अंदर ही साथियों हो जाएगा, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। खैर उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहे कि 40,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है, यानी कि उसको साथियों वो कितने रुपए का स्कूटर पड़ेगा, 45,000 रुपए का पड़ेगा। यानी कि 45,000 रुपए में वो स्कूटर उसको पड़ा है, लेकिन वो इसको 54,000 में बेच देता है, उसको लाभ कितना है, 54,000 में साथ उसको बेच देता है, साफ साफ यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, 9,000 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन इसको बस प्रतिशत में बदलना है, तो नीचे क्या आएगा साथियों, नीचे आपका क्रम मूल आता है जितने रुपए में स्कूटर पड़ा है, तो 3 जीरो से साथियों 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 20 5 से कट होगा 100 तो 20 आ जाएगा। यानी कि उसको अगर बात करते 20% का प्रॉफिट होगा, और 20% का प्रॉफिट कहां पर लिखा हुआ है साथियों, आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और आप लोग बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथियों कितना हो सकता है, क्या जा सकता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु, यानी कि कितने लोग हैं साथियों, पति हैं, ठीक है, और कौन है, और पत्नी है, ठीक है, और कौन है, और उनका एक बच्चा है, यानी कि इन 3 लोग, ये 3 लोग हो गए, और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है साथियों, वो 26 है।
3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत बच्चे की 22 वर्ष, क्या 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु, अच्छा 22 वर्ष थी, पति की वर्तमान आयु पूछी। सबसे पहले अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूं, मैं आपसे क्या कहूं कि बच्चे पति पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 26 तियां कितने हो जाएंगे साथियों, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, है ना, आपका 3 दूना 6, 6 आपका 7 यानी कि 78 हो जाएगा। लेकिन ये 4 वर्ष पहली है, सब में 4 अगर वर्तमान निकालना है ना इनका योग, तो 4 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के 12 प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 8 9 यानी कि 90 वर्ष जो आएगी, ये कुल मिला के साथियों ये दोनों पति पत्नी बच्चे की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष होगा। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु, क्या अगर बात करते हैं साथियों, पत्नी प्लस आपके बच्चे की आयु की अगर बात करें कितनी है, 22 वर्ष है, 22 वर्ष है ना। अब लेकिन 3 वर्ष पहले है तो 3 इसमें प्लस करो, 3 इसमें प्लस करो, यानी कि कुल मिला के इसमें 6 प्लस करो अगर वर्तमान आपको चाहिए है ना, वर्तमान आपको चाहिए तो 6 इसमें करोगे कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। तो ये तीनों लोगों की वर्तमान उम्र का योग है, ये बच्चे की और पत्नी की आयु का वर्तमान योग है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें बस पति की वर्तमान आयु। तो 90 में से 28 साथियों घटाइए, 2 बचेगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 62 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं साथियों ये औसत आयु यहां पर लिखा हो, लेकिन औसत यहां पर लिखा तो है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, औसत इसको हम लोग मान लेते, क्या मान लेते हैं साथियों, औसत यहां पर इसको हम लोग एक बार मान लेते हैं। देखिए, तो ये अगर बात करते हैं इसका, वो कितना है साथियों, है ना, कितना है, 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु उसको मान लेते हैं, अगर 22 वर्ष है तो इनकी आयु का योग कितना होगा, वैसे तो नॉर्मली साथियों 22 दूना 44 हो जाएगा, लेकिन 3 + 3 इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि अब यहां पर अगर बात करें तो 50 आएगा, 50 वर्ष। तीनों लोगों की आयु का योग 90 है और पत्नी और बच्चे की आयु का योग कितना है, 50 है। तो 90 में से 50 जाएगा, 40 वर्ष बचेगा, 40 वर्ष साथियों पति की आयु आई, और 40 वर्ष कहां पर लिखी हुई है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखी है, यानी कि यहां पर मिस्टेक है, यहां पर औसत लिखा होना चाहिए साथियों, औसत आयु 22 वर्ष है। एक चीज एक वर्ड से साथियों पूरा सवाल गलत हो गया था। ये सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सवाल को बहुत शांति से और बहुत अच्छे तरीके से साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 स्टेशन है, स्टेशन पी और स्टेशन क्यू। स्टेशन पी ये हो गई और स्टेशन क्यू ये हो गई, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है साथियों, इनके बीच की दूरी 570 किलोमीटर है। यानी कि एक ट्रेन सुबह पी से 5 बजे, यानी कि सुबह यहाँ से 5 बजे चलना प्रारंभ करती है और वो जो चलती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्यू, अच्छा वो पी से क्यू तक जाती है, और एक अन्य ट्रेन सुबह 6 बजे, यानी कि सुबह 6 बजे से क्यू से प्रारंभ करती है और इसकी चाल जो होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है। ये इधर जाती है और ये साथियों इधर जाती है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, कहने के इतनी ठीक है। दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी, देखिए ट्रेन एक इधर से जा रही है, एक इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में यहाँ पर या यहाँ पर आपस में मिलेंगी, ठीक है ना, आपस में मिलेंगी। तो ये सवाल आता है, कॉन्सेप्ट सेम होगा, 2 स्टेशन दिए जाएंगे, 2 चालें दी जाएंगी, दोनों के बीच की दूरी दी जाएगी, बस आपको ये पूछा जाएगा कि दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी, इतनी सी बात आपको पता करना। देखिए अच्छा, अगर बात करते हैं साथियों, एक ट्रेन 5 बजे जो है ना साथियों ये निकलती है, और 6 बजे जो है 6 बजे साथियों ये निकलती है। अच्छा एक काम करिए साथियों, आप क्या करिए, आप देखिए 90 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, तो मान लीजिए साथियों ये 90 किलोमीटर यहां तक पहुंच जाती है ना, 90 किलोमीटर 1 घंटा पहले चलती है ना ये। तो अब साथियों अगर बात करें ये यहां तक आ गई, यानी कि अब इसके बीच की दूरी कितनी रह गई है, 570 में से आप साथियों जरा घटा के दीजिए, 570 में से 90 घटाइए, इतना आ गया, और 570 में से कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 8 आ जाएगा, ये 4, यानी कि अब जो दूरी रही है वो 480 किलोमीटर की रही है। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि सुबह 6 बजे ये यहां से चलती है और सुबह 6 बजे ये यहां से चलती है, ये चाल 90 किलोमीटर है और ये चाल साथियों 70 किलोमीटर की स्पीड से आती है। तो बस साथियों कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे से एक दूसरे का मिलने का समय बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। समय बराबर क्या होता है साथियों, दूरी, क्या निकाला साथियों, दूरी का अंतर बटे साथियों चालों का योग, क्या हो जाएगा,
बटे क्या हो जाएगा, बटे चालों का योग हो जाएगा। अच्छा, अंतर की अगर बात करते हैं तो कितना है, 480 है, तो दूरी कितनी बची है, 480, और दोनों चालों को अगर जोड़ दें 90 और इधर क्या थी, हाँ 90 और 70 अगर जोड़ दें साथियों कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये आपका आ गया, इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, जीरो से जीरो कैंसिल, 16 कम 16, 16 3 48, यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा। दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी साथियों, 3 घंटे का समय लगेगा। मैं कहूंगा 6 बजे चलना प्रारंभ किया था दोनों ने, इसने तो 5 बजे, तो 6 बजे चलना प्रारंभ किया था, 3 घंटे बाद वो मिलेंगी, तो 6 में 3 जोड़ोगे साथियों 9 बज जाएगा, यानी कि सुबह 9 बजे जाकर कहीं वो जाकर आपस में साथियों मिलेंगी। तो कुल मिला के जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 400 में खरीदा गया और इसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च किए गए, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर इसको 20% लाभ पर बेच दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है ना, वस्तु का अंकित मूल्य आपसे, चलिए भाई अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर साथियों 450 रुपए हो जाएंगे। क्यों 450 हो जाएंगे, क्योंकि 400 रुपए में वस्तु खरीदे और 50 रुपए उसमें और मरम्मत लगेंगे, यानी कि साथियों क्रय मूल्य कितना है, कहीं ना कहीं उसकी लागत मूल्य जो होगी साथियों वो 450 रुपए की है। अब देखते हैं साथियों क्या कहा जा रहा है, कहने के साथियों इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर इसको 20% लाभ पर बेच दिया गया है। यानी कि अगर 450 रुपए का साथियों हम 20% के लाभ पर बेचे, देखिए अगर 10% के लाभ पर बेचेंगे तो हम 110% निकालेंगे, अगर 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120% निकालेंगे, तो इसका 120% साथियों हमें निकालना होगा। 450 का 120% निकालना होगा। इसको कट करिए साथियों, 20 पंजे है ना, 20 पंजे, 20 पंजे और 20 छक कट गया, 5 से कट करेंगे साथियों 90 आ जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, यानी कि 540 आ गया। तो अगर 450 पर 20% का आप लाभ ले रहे हो तो 540 रुपए की वो वस्तु बिकेगी। ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, तो अब साथियों आप इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अंकित मूल्य पर साथियों 10% की छूट दी गई है, यानी कि अंकित मूल्य के 90% में बेचा गया है, तो ये चीज 540 रुपए की जाकर साथियों बैठी है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अंकित मूल्य आपका साथियों निकल आएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 540 गुणा 100 हो जाएगा और बटे में साथियों 90 आ जाएगा। जीरो से जीरो, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 6 गुणा 100 से करेंगे तो 600 आ जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और 600 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो समझ गए साथियों, ये तो आपके हो गए रीजनिंग के सवाल और मैथ्स के सवाल। और अब आप लोग देखोगे साथियों कि कैसे आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के सवाल साथियों पूछे गए थे। चलिए तो बात करते हैं, करेंगे मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये शतरंज से संबंधित है, शतरंज खेलते हैं, आंसर आपका डी होगा। बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, देखिए रेपो रेट का किया जाता है, प्रतिभूति का किया जाता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप का किया जाता है, लेकिन शून्य काल का नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका संबंध तो साथियों संसद से है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है, तो कहां से लिया है साथियों, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, तो मैं कहूंगा साथियों वो वित्त मंत्रालय है जो हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती है, देखिए चरक संहिता की अगर बात करें तो 360 होती है। ये बात आप सभी लोगों को साथियों क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए ये क्या है, ये एक आयुर्वेद का एक ग्रंथ है साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे रावण शेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया, तो ये साथियों एलोरा की गुफा में चित्रित किया गया। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 356 साथियों आपके सवाल का जवाब हो जाएगा।
उसके बाद देखिए कह रहे तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है साथियों ये नायनार धार्मिक संप्रदाय का है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल है कह रहे टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि संगाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये संगाई त्योहार जो है ना ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर जो होगा साथियों वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों जो पित्त रस है, अग्न्याशय रस है ना, ये आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला ऐसा रस है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता की लंबी पैदल यात्रा ये आत्मकथा है। तो ये साथियों किसकी? ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष तो साथियों उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। नीचे दी गई नदियों में किसे दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी इसको दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कह रहे तटीय ओडिशा राज्य का प्राचीन नाम था। तो क्या था साथियों? कलिंग था। तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। अगला देखिए उपन्यास एक है, इसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये किस देश से प्रेरित है? तो ये किस देश से प्रेरित है? ये अपने देश भारत से प्रेरित है। राइट आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कि उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना। और अगर बात करते हैं किसके द्वारा लिखित है, ये उपन्यास अरुंधति राय के द्वारा लिखित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और मैन बुकर पुरस्कार मिला था साथियों इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन देखिए सोयाबीन से हमें मिलती है, गेहूं से मिलती है, मछली से मिलती है, चने से मिलती है। तो यहां पर आपका साथियों जवाब क्या हो सकता है? फटाफट मुझे बताइए। तो अच्छा सवाल है साथियों, इसका जवाब क्या हो सकता है मुझे बताइए। देखिए आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि भैया सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, लगभग साथियों 40% प्रोटीन होता है। गेहूं की अगर बात करें तो है गेहूं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों लगभग 12 से 14% यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। अगर मछली की बात करते हैं तो साथियों लगभग 18% यहाँ पर पाया जाता है, और इसमें भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं कहूंगा सबसे कम, अगर यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे कम प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो मैं गेहूं लगाता साथियों। यानी कि गेहूं में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे के घोल की आवश्यकता होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, इसकी ही आवश्यकता होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? तो स्थानिक प्रजातियों का वर्णन कम आबादी वाली प्रजातियां लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती हैं, प्रजातियां जो गहन खोजों के बाद जीवित नहीं पाई जाती हैं, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों ये आपका जवाब हो जाएगा। स्थानिक प्रजातियों के बारे में अगर बात करें तो वो प्रजातियां जो केवल विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को साथियों मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो किसमें साथियों? ऑक्टोपस में होते हैं, स्क्विड में होते हैं, क्लाउनिश में होते हैं साथियों, लेकिन व्हेल में नहीं होते हैं। आंसर आपका डी होगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा जा रहा है। चलिए साथियों अगर वीडियो पर आप लोग नए हैं और लाइक नहीं किया है तो लाइक आप लोग कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए साथियों। चलिए क्या आपका साथियों यहाँ पर जवाब हो सकता है? देखिए और फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे साथियों यहाँ पर बता दीजिए। चलिए भाई देखिए अगर बात करते वैसे एक जलप्रपात है बहुती जलप्रपात, तो वो साथियों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुती जलप्रपात, ठीक है ना। लेकिन अगर साथियों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो कपिल धारा साथियों आपका जवाब हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात की अगर बात करें ये साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है?
बताइए साथियों। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपका जवाब हो सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो आपको साथियों यहां पर याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय, और ये कहां पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश का पहला साइंस सिटी की अगर बात करें तो जबलपुर में है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का पहला, ये तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना साथियों कब की गई थी, बताइए। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, बताइए साथियों। चलिए, तो आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि जो है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 2017 में की गई थी। 2017 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रही कि किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया है, तो साथियों कहां पर किया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रही कि हाल ही में किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो रवि के मिश्रा के द्वारा साथियों किया गया है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, किसने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि की है, तो किसने साथियों की है, मैं कह सकता हूं अमेरिका देश ने की है। अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो कौन शीर्ष पर रहा है, मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर्स बनी है, तो कौन साथियों बनी है, आपका जवाब जो जाएगा वो मरियम फातिमा के साथ जाएगा। मरियम फातिमा जी बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो किस देश के साथ साथियों समझौता किया है, मैं कहूंगा साथियों मॉरिशस देश के साथ समझौता किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, शारदा हॉफमैन का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थी, तो वो एक नृत्यांगना थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है, तो साथियों कहां किया है, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में किया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों शपथ ली है, तो क्या आपका जवाब हो सकता है, मैं कहूंगा मणिपुर। आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 60 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, ठीक है ना। इसमें जीके जीएस थी, इसमें करंट अफेयर थी, रीजनिंग थी साथियों, मैथ थी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है, उसको ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें जीके भी है, जिस टाइप की जीके आ रही है, उसमें रीजनिंग है, जैसे रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं, मैथ के उसमें सवाल है। तो उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑल क्लासेस का लिंक दे दिया है, पिछली सारी क्लासेस आप 1 क्लिक में साथियों देख सकते हो। तो ये सारे काम कर लीजिएगा। और अब आपको मैं जितनी भी क्लासेस दूं सारी की सारी देखना है, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन है वो सारा एनालिसिस के आधार पर है, इधर उधर का कुछ नहीं, सिर्फ वही जो परीक्षा में आपसे साथियों पूछा जाए। चलिए, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी ग्रुप्स वगैरह आपके पास हैं उनमें साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।